तो बच्चों क्या हाल चाल है। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस को आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है ये एनसीईआरटी का। इसको जानेंगे, समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं इक्वेशन। हालांकि हम किस चीज़ को बोलते हैं असल में, इक्वेशन की सारी चीज़ें, इक्वेशन सॉल्व किस तरीके से की जाती हैं, सॉल्यूशंस, और इक्वेशन में से जो वेरिएबल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि वेरिएबल असल में होता क्या है। सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। कुछ भी पार्ट मिस होगा तो आप ही का नुकसान है और फिर आपको चैप्टर ये समझ में नहीं आएगा। वन शॉट लेक्चर है और जैसे मैं पहले करते आ रहा हूँ थ्योरी वाला पार्ट है। और मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के अभी जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हुआ, लाइन्स एंड एंगल्स हुआ, और काफ़ी सारे चैप्टर्स का मैंने अभी वन शॉट डाला हुआ है। उनको भी ज़रा चेक करना चैनल पे जाकर। चैनल का नाम है फाइंड एक्स स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना किसी देरी के, थोड़ा फंबल हो जाता है भाई तो साथ में चलना, ज़्यादा बोदर नहीं होने का। चलिए सिंपल इक्वेशंस सबसे पहले हम जानते हैं, नाम से ही सिंपल इक्वेशंस। असल में इक्वेशन होती क्या है? असल में इक्वेशन होती क्या है? जब दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों पार्ट, दो एक्सप्रेशंस जब आप कंपेयर कर रहे होते हो आपस में, जो वो बराबर होते हैं तो उन्हीं को हम सिंपल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ x - 2 = 4, तो ये एक मेरी सिंपल इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? x - 2 एक एक्सप्रेशन है जो कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको मैं बोलूँगा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या? इक्वल टू के दोनों साइड वाली चीज़ों को एक्सप्रेशन बोला जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन ये सिंगल डिजिट भी हो सकता है, इसके साथ वेरिएबल भी जुड़ा हुआ हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कंडीशन किस प्रकार की दी गई है, उस पर आपको डिपेंड करा जाएगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वल टू के इस साइड वाली चीज़ को और इक्वल टू के दोनों साइड वाली चीज़ को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये इक्वल टू के उल्टे हाथ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। इक्वल टू के ये आप देख पा रहे होंगे, इक्वल टू ये वाला साइन है तो इसके उल्टे हाथ पर ये बन रहा है, तो ये LHS है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है तो ये RHS हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है और ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है। तो इक्वेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो। इक्वेशन से थोड़ा बहुत एक मिलता जुलता शब्द आ रहा है मेरे पास, इक्वल आ रहा है। तो इक्वल ही मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको हम एक इक्वेशन बोल देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सिंपल इक्वेशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन को हमें दिखाने का तरीका है कि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर है, बीच में इक्वल टू का साइन हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ जो आती है, कंडीशन, जो मैंने बोला कंडीशन ये ध्यान रखनी है। कंडीशन इज that one of the expression must contain variable। कहने का मतलब समझ में आया कि दोनों में से कोई भी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन के पास वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, तो ये इक्वेशन बोली जाएगी। आप इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हो, इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसको इक्वेशन भी नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते। किसको बोलोगे? x + 4 = 5 या फिर 2x - 3 = 13। इनको आप इक्वेशन बोल सकते हो। इनके लिए इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है बिकॉज ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल x है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल x है। दूसरा एक्सप्रेशन में हो ना हो वो मैटर नहीं करता। और एक्सप्रेशन को टर्म्स से प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको पढ़ाया गया है ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं, तो टर्म्स अलग होती हैं। कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ाया गया है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कृपया करके, एक्सप्रेशन को कृपया करके टर्म्स में ना जोड़ें। एक्सप्रेशन ये पूरा होता है, टर्म्स अलग अलग होती हैं। एक्सप्रेशन ये पूरा होता है और ये टर्म्स अलग अलग होती है। जैसे इसमें टर्म x है और एक टर्म -2 है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ तक
एक्सप्रेशन को लेके और पूरी सिंपल इक्वेशन को लेके कि किसको आप इक्वेशन बोलोगे, कंडीशन ध्यान रखनी है कि एक एक्सप्रेशन में कम से कम, किसी भी एक एक्सप्रेशन में कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी वो सिंपल इक्वेशन में कहलाया जाएगा। और दोनों चीज़ें जो आप कंपेयर कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, उनके बीच में बराबर का साइन वो रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, और इसी का मतलब होता है कि ये एक इक्वेशन है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब समझते हैं ज़रा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल से हम क्या समझते हैं कि भाई वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नाम से आओ, ज़रा नाम से समझो कि वेरिएबल क्या होता है, ज़रा नाम से समझते हैं। पहले मैं वर्डिंग से समझाता हूँ। वेरिएबल होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि वेरी करने वाली चीज़, जो वेरी कर रही है, वेरी माने चेंज हो रही है, जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो, वेरी कर रही है मतलब चेंज होते जा रही है, कोई भी उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। फिक्स्ड वैल्यू से मतलब कि आप बाज़ार में सामान लेने गए, चीज़ लेने गए, आपको बोला कि 10 रुपया है आपके पास, और आप लेने गए हो वहाँ से ओएस लेने गए। क्या ओएस के पैकेट की एक फ़िक्स्ड वैल्यू है? कहोगे भैया 5 रुपये का आता है, बिल्कुल आता है। तो 5 रुपये क्या हो गया, उसका फिक्स्ड वैल्यू हो गया। तो वही फिक्स्ड वैल्यू, वो फिक्स्ड वैल्यू क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गई कि उस प्रोडक्ट की ये प्राइस है, वो कांस्टेंट प्राइस है, वो चेंज नहीं हो रही है। हालांकि वो एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा चेंज होने वाला, लेकिन एक अभी इसका समझो कि चेंज नहीं हो रही है। वो 5 रुपये का बहुत सालों से बिक रहा है, तो 5 रुपये का ही बिक रहा है, उसका प्राइस 5 रुपीज़ ही है, तो वो एक कांस्टेंट स्टेट में है 5 रुपये का, उसको चेंज नहीं होना। लेकिन जिस चीज़ की प्राइस आपको पता ही नहीं, जिसमें आप अंदाज़ा लगाओ, मान लो आपका प्राइस पूछने जाओ किसी इलेक्ट्रिक स्विच की या जिम के शेकर की या डंबल की, आप अमेज़ोन से कर सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्ट प्राइस गेस नहीं कर सकते हो। प्राइस वेरिएबल हो सकते हैं। गोल्ड का प्राइस जैसे है वेरी करते रहता है। और मीन्स एक चीज़ है जिसका प्राइस आपको पता नहीं है, या जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं पता और वो फ़िलहाल के केस में फिक्स्ड नहीं है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और वो चेंज हो सकती है, वो चेंज होती है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल शब्द में ही वेरीनेस आ रहा है, वेरिएबल शब्द में वेरीनेस आ रहा है, इट मीन्स विच इज़ नॉट फिक्स्ड वेरिएबल। इतनी राम कहानी जो सुनाई है, इसी का मतलब ये है कि वेरिएबल जो कि वेरी करेगी। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी से कर दिया, ए से कर दिया, बी से कर दिया, सी से कर देंगे। मतलब ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में, वो भी स्मॉल नंबर्स में, स्मॉल लेटर्स में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। LM ले लिया, Y ले लिया, और सबसे फेमस एग्जांपल वेरिएबल का वो X ले लेते हैं हम, Z ले लिया। मतलब कुछ भी जो आपका मन करे, क्वेश्चन में जो भी स्मॉल टाइप का वेरिएबल दिया जाएगा, लेटर दिया जाएगा, उसी को हम वेरिएबल बोलेंगे। और इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमें फ़िलहाल नहीं पता है, ये वेरी कर सकती है। यहाँ तक बात वेरिएबल की क्लियर हो गई, यहाँ तक बात वेरिएबल की क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो मैं समझाऊंगा वो आएगा कि इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। 2 मेथड आपके यहाँ बताए गए हैं। पहला मेथड है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन नहीं, रिप्लेसिंग सेपरेट द वेरिएबल मेथड। वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब उसको हटा देना बाकी नंबरों से। दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिंग वाला मेथड। ट्रांसपोजिंग वाले मेथड में आपको अलट पलट करना पड़ता है डिजिट्स को। तो ये सारी चीज़ें अब हम इस वाले
अगले वाले इसमें पार्ट में समझते हैं। इस वाले पार्ट में अब जो मैं समझाने वाला हूँ इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, इक्वेशंस बनती किस तरीके से हैं और सॉल्व किस तरीके से हो रही हैं। तो ज़रा भाई डस्टर पकड़ा दो एक बारी, बोर्ड वोर्ड साफ करना भाई, धन्यवाद। आ गया भाई। सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन बनती किस प्रकार से है। फॉर्मिंग एन इक्वेशन, इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका कैसे होता है। देखो एग्जांपल में लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 10। 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 10। अब मैंने जो वेरिएबल की बात बोली थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि क्या लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 10। किसी एक नंबर का 2 गुना 10 के बराबर है या 10 है। हिंदी में बोला जाए तो एक नंबर है जिसका 2 गुना 10 है या 10 के बराबर है। तो लिखोगे कैसे, नंबर आपको क्या पता है, वो नंबर आपको पता है जिसका नंबर 2 गुना 10 है। जिसका 2 गुना करके 10 आ रहा है, क्या वो नंबर आपको पता है? कहोगे भैया नहीं पता। तो नहीं पता तो क्या मान लोगे, x मान लो। लेट द नंबर, लिख दो लेट द नंबर बी x। उस नंबर को आपने x मान लिया। तो 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 2 गुना। अब 2 गुना की जब बात आती है तो मल्टीप्लाई आता है, जब 2 गुना की बात आएगी तो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई x। इसका मतलब क्वेश्चन में जब ऐसा स्टेटमेंट से बनाने वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना इज आएगा तो इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद रो डिजिट लिख देनी है, इज 10। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x बराबर 10। ये आंसर हो जाएगा। ये होती है इक्वेशन ऐसे स्टेटमेंट से फॉर्म करना। दूसरा कुछ एक पार्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग या फिर टेकिंग अवे 5 फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर गिव्स क्या दे रहा है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर में से हम 5 अगर निकाल दे रहे हैं तो वो दे रहा है 10। अब यहाँ पे गिव्स 10 आया, मैंने क्या बोला, इज है तो इक्वल टू लगाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज, टेकिंग अवे 5, तो 5 को निकाला है किसमें से, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 3 गुने में से, और उसने क्या दिया, 10 दिया। अब गिव्स 10 माने इक्वल टू के बाद वाला पार्ट है, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो 5 टाइम्स फ्रॉम अ नंबर, लेट द नंबर मान लो बी n मान लिया वेरिएबल। तो 5 को निकालना है, निकालने का मतलब आप उसको कम कर रहे हो, घटा रहे हो, और घटाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब्ट्रैक्शन। माने 5 क्या करोगे, माइनस करोगे, 5 क्या करोगे, माइनस करोगे। बिल्कुल भाई सही समझ रहे हो। तो जब टेकिंग अवे की बात आएगी तो आप माइनस करोगे, ये ध्यान रखना। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम, अब फ्रॉम मतलब उसमें से निकाला जा रहा है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर से निकाला जा रहा है। तो ये वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा क्योंकि 5 को इसमें से आप माइनस कर रहे हो। अगर मैं लिखूं x माइनस 5 तो आप लिखोगे x में से 5 घटाया, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। इसको आप लिखोगे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x में से 5 घटाया, जिसमें से घटता है इसमें से घट रहा है, तो वो चीज़ इक्वेशन फॉर्म में पहले लिखी जाएगी। तो इसलिए 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। अब 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर वाला इस तरीके से समझोगे, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, तो ये 3x, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस कर दो 5,
बराबर गिव्स कितना दे रहा है 10। ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई, ये हो गई इक्वेशन फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। इसी प्रकार के क्वेश्चंस कुछ आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करना। और दूसरे तरह का क्वेश्चन बताता हूँ, और एक क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसा क्वेश्चन इक्वेशन बन जाता है। वो ये कि मान लिया कि हाफ ऑफ ए नंबर इज 12। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको कैसे करना है, इसको कैसे लिखना है, हाफ ऑफ अ नंबर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई होता है इसका नंबर, मल्टीप्लाई। और हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से। और हाफ को क्या लिखते हो, हाफ को हम लिखते हैं 1/2। लिख दो 1/2 ऑफ नंबर को n मान लो बराबर इस 12। ये इक्वेशन आपने इस फॉर्म में लिखी है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखिए प्लीज़। 12 ये आ जाएगा n, 1 से मल्टीप्लाई होगा n/2 बराबर 12। ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से बन गई। ठीक है। और एक और क्वेश्चन, लास्ट वाला पार्ट बस ये समझते हैं कि लिखा जाता है 3 क्या लिखा जाता है समझते हैं भाई इसको। लिखा जाएगा 3/4 और ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे बीच में डैश होगा, ऑफ ए नंबर इज 15। कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो 3/4 ये यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर 3/4 माने फ्रैक्शन की बात हो रही है। 3/4, 1/5 और 1/6 या 2/5। ठीक है, 2/5 इस तरीके से अगर बोला जाए तो जो पहले लिखा होता है इसको यहाँ लिखो ऊपर, इसके नीचे लिखो जिसकी बात हो रही है। 1/5 होगा तो 1/5, 2/3 होगा, 2/3 हो सकता है तो 2/3, 3/5 हो सकता है तो 3/5, 6/7 हो सकता है तो 6/7। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बहलाने के लिए, थोड़ा घुमाने के लिए लिखा जा सकता है। 3/4 ऑफ अ नंबर, अभी बताया ऑफ अ नंबर माने मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर आपने n मान लिया बराबर 12। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, इक्वेशन आप इस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू फॉर्म कर सकते हो। अब आपने इक्वेशन तो फॉर्म कर ली है, वेरिएबल आपने समझ लिया है कि वो डिजिट जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। लेकिन अब बात आती है कि भाई इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाए। अब इक्वेशन सॉल्विंग पे आते हैं। पहला मेथड है आपका सेपरेट द वेरिएबल मेथड, फिर दूसरा मेथड आता है ट्रांसपोजिंग मेथड। दोनों मेथड को समझते हैं और चैप्टर को देंगे विराम, क्योंकि उसके बाद फिर सॉल्यूशंस वाला पार्ट भी हमको देना है। आते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला मेथड है सेपरेट द वेरिएबल मेथड। सेपरेट द वेरिएबल मेथड। अब इससे समझ पा रहे होंगे कि वेरिएबल को अलग करना है। इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसको अलग फेंकना है, अलग करना है। सेपरेट माने अलग करना वेरिएबल को। इक्वेशन में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। इसमें करना क्या होता है, मैंने लिखा 2x - 3। चलो पहले सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, x - 5 बराबर 4। हमें इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है हमें वेरिएबल की वैल्यू निकाल के देनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है हमें वेरिएबल की वो वैल्यू चाहिए जिससे कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। इसका मतलब ये है वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे
इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। बस ये वेरिएबल की वो वैल्यू में फाइंड आउट करनी है जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। पहला मेथड आता है सेपरेट द वेरिएबल मेथड। इसमें करना क्या है, पहला सबसे पहले काम हमको देखना है वेरिएबल के पास प्लस माइनस में जो भी डिजिट है उसको हमें हटाना है। पहले वेरिएबल के पास जो भी प्लस में होगा या माइनस में होगा उसको हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है। किस तरीके से, -5 है ना, -5 है तो -5 है तो -5, इसका उल्टा साइन, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस कर दो दोनों तरफ, लिख दो एडिंग 5 टू बोथ साइड्स। अब जब हम सेम डिजिट को दोनों तरफ प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, और कोई भी चेंज नहीं आता अगर इफ मार्कर दियो यार, मार्कर दियो, मार्कर रेड वाला मार्कर दे दे, मार्कर दे रेड वाला, मार्कर दियो रेड वाला, चलो रेड रेड रेड। तो करना क्या है इसमें, जो मैं समझा रहा था 5 को मैंने दोनों तरफ ऐड किया। अब ऐड क्यों किया, और आप ये बोलोगे भाई ऐड किया तो क्या इससे इक्वेशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं समझते हैं। पहली बात, मैंने एग्जांपल में इक्वेशन लिया है, इक्वेशन x प्लस, चलो इक्वेशन को छोड़ते हैं, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा समझना आपके लिए। अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 4 बराबर 4, 4 बराबर है किसके, 4 के। ऑब्वियस सी बात है, एक डिजिट 4 है तो वो 4 के ही बराबर होगी, दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसमें मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद भी दोनों सेम रहेंगे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात करिए। लेकिन सेम चीज़ थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट कर दूं, इस वाले पार्ट में अब मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं अलग अलग डिजिट को यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। इस वाले पैटर्न को समझना और इसको समझना। यहाँ पे 7 बराबर 6, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो अब दूसरी चीज़ और करता हूँ मैं, इसी सेम पार्ट में मैं लिखता हूँ 4 + 3 बराबर 4 + 3, 7 बराबर 7 हो सकता है। आप कहोगे भैया बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से आपने क्या पैटर्न नोटिस किया कि अगर मैं सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी जो इक्वेशन है वो सेम रहती है। अगर मैं सेम नंबर को दोनों तरफ प्लस करता हूँ तो मेरी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। कंडीशन क्या बताई थी, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ अलग की कि मैंने दो अलग अलग डिफरेंट नंबर को प्लस किया, तो क्या हुआ, इक्वेशन मेरी गलत हो गई, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेम चीज़ करूँगा कि अगर मैं दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी सेम चीज़ मुझे देखने को मिलेगी, इज़ नॉट इक्वल टू 8। कहने का मतलब है अगर मैं इक्वेशन में सेम चीज़ मल्टीप्लाई करता हूँ LHS में भी और RHS में भी, तो इक्वेशन में कोई भी फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिलता। तो यही मैं सेम चीज़ यहाँ कर रहा हूँ। ये एक टर्म है x - 5, ये एक एक्सप्रेशन है -4। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में जोड़ना है, डिजिट्स में नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर मैंने लिखा x + 1 बराबर 3, तो मैं x + 1 को ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि एक अलग एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं +4 करता हूँ इसमें, तो 3 + 4 करता हूँ क्योंकि ये एक अलग एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों फिर भी बराबर रहेंगे। ये कहने का मतलब है ये दोनों फिर भी बराबर रहेंगे।
तो ज़रा समझते हैं आगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, 5 को ऐड क्यों किया, क्योंकि 5 पे साइन माइनस का है, मुझे पहले 5 को ही एलिमिनेट करना है। तो 5 को एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, माइनस का 5 है, उसमें प्लस का 5 ऐड कर दो, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये डिजिट क्या हो जाएगी, ये वाली पार्ट 0 हो जाएगा, बराबर 9, और x बराबर 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। इसी को सॉल्विंग इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 9 आ गई। वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, 9 आई। अब इक्वेशन को चेक करने रहेगा तो चेकिंग भी पूछी जाती है। तो चेकिंग में क्या करना है आपको, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। तो x माइनस 5 बराबर 4 है। वेरिएबल की वैल्यू क्या निकाली आपने, 9। तो x की जगह जहाँ भी x दिखेगा 9 लिख दो। 9 में से 5 गया 4 बराबर 4। क्या ये समझ में आया, सेपरेट द वेरिएबल मेथड। समझ में आया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर प्लस वाली है तो माइनस करोगे, माइनस वाला है तो प्लस करोगे, ये वाला है। एक और एग्जांपल के साथ दूसरा मेथड अब स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला एग्जांपल समझते हैं, दूसरे वाला, कि एक एग्जांपल है 2x प्लस 4 बराबर 10। 2x प्लस 4 बराबर 10। अब इसमें जो मैंने पहले बताया, वेरिएबल के पास में प्लस माइनस वाला जो भी आपको नंबर दिख रहा है उसको हटाओ पहले। तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस का 4 है तो एक्सप्रेशन में से माइनस का 4 घटाओगे, बराबर 10। और ये घटाने का प्रोसेस दोनों तरफ करोगे, क्योंकि दोनों तरफ नहीं करोगे तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। जो चीज़ आप घटा रहे हो तो दोनों में से घटाओ, प्लस कर रहे हो तो दोनों में प्लस करो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर रहे हो तो दोनों में डिवाइड करो, अदरवाइज करो ही मत, वरना इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो 2x प्लस 4 माइनस 4 बराबर 10, माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। 4 में से 4 गया 0, 2x प्लस 0 बराबर 6। अब 2x बराबर 6 बचा है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका कोफिशिएंट है 2, भाई 2x से मल्टीप्लाई में है, 2 टाइम्स वाला बताया था कि 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, टाइम्स माने मल्टीप्लाई में है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में है इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर को डिवाइड में करना पड़ेगा, डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग दो से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 बराबर 6 डिवाइडेड बाय 2, 2x बटे 2 हो जाएगा, 6 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा ऊपर, x बराबर 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 3। अब चेकिंग की बात रहेगी, तो जहाँ पर भी वेरिएबल दिखाई देगा उसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चेकिंग कुछ ऐसे होगी कि 2x प्लस 4 बराबर 6, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 बराबर 6, सॉरी 10 था, 10। तो 2 3 6 प्लस 4 बराबर 10। तो यहाँ से कंडीशन जो है LHS बराबर RHS हो चुकी है, 10 बराबर 10 आ गया है। तो हमारा मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सही निकल के आई है। ये था सेपरेट द वेरिएबल मेथड। दूसरा है ट्रांसपोजिंग मेथड। ये उससे इजी है, उसमें जगह चेंज करनी रहती है बस, और कुछ नहीं करना। सबसे आसान मेथड वही है, ट्रांसपोजिंग मेथड। और पेपर में ऊपर लिखा रहेगा कि आपको सेपरेट द वेरिएबल मेथड से करना है या फिर ट्रांसपोजिंग मेथड से करना है। तो इसलिए दोनों बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसपोजिंग वाला मेथड हर जगह घुसा दो। ट्रांसपोजिंग में करना क्या है, सेम इक्वेशन लेता हूँ 2x प्लस 4 बराबर 10, सेम इक्वेशन है। अब इसमें करना क्या है, जगह चेंज करनी है। सबसे पहले वेरिएबल के आसपास जो भी प्लस माइनस वाले डिजिट है उसको हटाना है। सेपरेट में भी हम वही कर रहे थे, इसमें भी वही करना है। हटाने का मतलब है इसको पलट देना है, जगह चेंज कर देनी है। जब जगह चेंज करते हो तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और साइन हमेशा इसके आगे वाला देखा जाएगा,
कहीं ये समझो कि दूसरा साइन उस पर है, इसके आगे वाला साइन देखा जाएगा, इसके आगे साइन है प्लस का, तो ये प्लस का 4 जब बॉर्डर पार करेगा, इक्वल टू का साइन पार करेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, दल बदल लेगा। प्लस का होके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। और सेम उल्टा करोगे, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, प्लस का है, माइनस का हो गया 4, 2x बराबर कितना हो गया 6। अब क्या करो, x ये 2 मल्टीप्लाई में है, इससे x से 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है, तो 6 से नीचे 2 आ जाएगा, आंसर आ गया 3। काटा पीटी करने के बाद x बराबर 3। तो कितना बढ़िया मेथड है ये वाला, इतने शॉर्ट में हो गया, शॉर्ट में हो गया कि नहीं हो गया, 2 नीचे गया इधर। अब दूसरा पार्ट इस तरीके से समझते हैं, लिखा 3/4 ऑफ x प्लस 4 बराबर 28। करते हैं चेक करते हैं भाई। सबसे पहले क्या बोला, वेरिएबल के पास जो भी प्लस माइनस वाली चीज़ है, चलो इसको मैं अगर इसको 28 की जगह कुछ और लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला भी समझाना पड़ेगा। तो माइनस वाला है इधर -4, तो 20 कर देते हैं इसको, -4 बराबर 20। तो अब समझ में आ जाएगा, ज़रा देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर 4 जो है माइनस का है, यहाँ पे प्लस का था, प्लस का उधर उसने बॉर्डर पार किया, इक्वल टू का साइन पार जब करेगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3/4 ऑफ x। तो इसको उठाओ, पूरे को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये 20 + 4, 24, 3/4 ऑफ x। अब उसके डिवाइड में जो नंबर होगा उसको लेके जाना है। डिवाइड में क्या है 4, डिवाइड वाला जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई वाला जब डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड वाला क्या कहेगा, भाई मैं मल्टीप्लाई में जाऊंगा, तो मल्टीप्लाई में लेके जाओ, मल्टीप्लाई 4 कर दो, 96, 4 4 16 का 1, 4 2 8 और 1 9, 96 बचा 3x बराबर 96। अब 3x अकेला बचा बेचारा, तो इस 3 को ये 3x से मल्टीप्लाई में है, ले जाओ नीचे, डिवाइड में जाता है मल्टीप्लाई वाला, काटा पीटी करोगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, आंसर आया 32। ये है ट्रांसपोजिंग मेथड हमारा, बड़ा बढ़िया सा शानदार सा मेथड है। बहुत टाइम जो है इसमें बचता है हमारा, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको हर बार यही करना है। आपको जो पहले बताया था सेपरेट द वेरिएबल मेथड, उसको भी करना ज़रूरी है, उसी को करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये था हमारा सिंपल इक्वेशंस का पूरा बढ़िया सा कंसेप्चुअलाइज वाला 1 शॉट जो कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया से हमने कर लिया है, समझ लिया है। और अब सॉल्यूशन वाला पार्ट अगली बार आएगा। सॉल्यूशन वाले में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, डिटेल में समझाए जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहें, सारे वीडियोस को देखें, पूरा एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक कवर कर दी जाएगी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सभी को ये सेशन शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।